आइए दोस्तों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत एक अगला भाग को हम देखने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है सी टेट की दृष्टि से, यूके टेट की दृष्टि से और यूपी टेट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसी को आज हम देख रहे हैं। और जो अगला जो हमारा भाग है वो कहीं ना कहीं 11वां भाग है, उसको हम देख रहे हैं। और हम जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन एग्जाम में सी टेट में जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रकृति के रूप में ये बन सकता है। तो इसी को आज हम देख रहे हैं। और आज जो हम देख रहे हैं समवाय विधि, समवाय विधि को जो है किन उपनामों से भी जाना जाता है। इसको सहसंबंध विधि भी कहते हैं, सहयोग विधि के नाम से जाना जाता है, सामंजस्य विधि के नाम से। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं और व्याकरण शिक्षण के लिए काफ़ी उपयोगी है और उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग होता है और इसको जो है नवीन विधि के रूप में भी जानते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति जो है इनमें से भी बन सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। समवाय विधि के जो अन्य नाम है वह सहसंबंध विधि है, सहयोग विधि है ना, सामंजस्य विधि है। और इसके प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं, तो प्रवर्तक हैं या जनक जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर हैं और व्याकरण शिक्षण के लिए ये उपयोगी है ना। उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है और नवीन विधि के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब थोड़ी सी इसकी अगर हम परिभाषा देखें, थोड़ा डेफिनेशन को हम देखते हैं। परिभाषा को अगर हम देखें तो वह विधि जिसमें जो है गद्य या पद्य शिक्षण के दौरान ही अध्यापक जो है प्रसंगानुसार व्याकरण काव्य शास्त्र से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, उसे समवाय विधि कहते हैं, है ना। समवाय विधि कहीं ना कहीं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी अगर हम बात करें तो ये गद्य या पद्य शिक्षण के दौरान ही जो है अध्यापक जो है कुछ न कुछ एक प्रसंग के अनुसार जो है उसमें व्याकरण या काव्य शास्त्र से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समवाय विधि कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, थोड़ा सा और आगे देखें, तो यह विधि जो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की इस मान्यता पर आधारित है कि भाषा सीखना ही व्यक्ति का एक मुख्य उद्देश्य है ना, व्याकरण सीखना नहीं। अतः व्याकरण की अलग से पाठ्यपुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसी को हम आगे थोड़ा सा देखें, समझें या फिर समझने का प्रयास करें। तो वर्तमान में यह विधि जो है निम्नलिखित 4 सिद्धांतों पर कार्य करती है, जिनके नाम वो प्रवर्तक निम्नानुसार हैं। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, मैंने इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे लगा रखा है और परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है ना। तो जैसे जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको जो है फ्रोवेल हैं इसके, है ना। जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत फ्रोवेल ने दिया हुआ है। दूसरा है बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ है। और अगला है सहसंबंध का सिद्धांत, यह हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। और सामंजस्य का सिद्धांत जो है जॉन डीवी ने दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है इनको आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, है ना। वहीं अगर हम देखें समवाय विधि के गुण को अगर हम देखें तो इसके कुछ प्रमुख गुण हैं। गुण की अगर हम बात करें तो इस विधि के माध्यम से व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है ना। इस विधि में जो है के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं व्याकरण की एक व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। रोचक विधि है, कहीं ना कहीं एक रोचक विधि है। अगला अगर हम देखें तो एक साथ कई क्षेत्रों की जानकारी इसमें मिल जाती है ना। बहुत सारे क्षेत्रों की इसमें जो है जानकारी मिल जाती है और उच्च स्तर के लिए जो है उपयोगी विधि है, यानी उच्च स्तर क्लासों के लिए जो है कक्षाओं के लिए काफ़ी क्या है उपयोगी मानी जाती है। वहीं अगर हम आगे देखें समवाय विधि के दोष, अब गुण को तो हमने देखा, अब हम समवाय विधि के दोष को हम देख रहे हैं। तो पहला अगर हम देखें तो क्रमबद्ध ज्ञान का इसमें अभाव होता है ना। ज्ञान का इसमें कहीं ना कहीं जो है क्रमबद्ध का क्या है अभाव है। दूसरा अगर हम देखें तो व्याकरण के समुचित जानकारी का इसमें अभाव है, यानी कहीं ना कहीं ग्रामर या व्याकरण का एक जो है जानकारी का अभाव रहता है इसमें। और भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं हो जाता, इसमें कहीं ना कहीं जो है भाषा का उतना क्या है पूर्ण अधिकार नहीं हो पाता है। और वहीं अगला अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम के समय में जो है पाठ्यक्रम में जो है समय पर पूरा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं इसमें पाठ्यक्रम जो है समय पर पूरा नहीं होता है, तो एक दोष ये भी माना जा सकता है। वहीं अगर हम चौथा देखें तो काव्य में जो है रसास्वादन भाव पक्ष में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो हमारे भावनाएं हैं, जो भाव पक्ष है, उसमें कहीं ना कहीं जो है क्या होती है बाधा उत्पन्न होती है। तो एक समवाय विधि का एक दोष के रूप में ये माना जा सकता है और छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है, तो एक दोष के रूप में ये माना जा सकता है। ये कहीं ना कहीं छोटी कक्षाओं के लिए क्या है उपयोगी नहीं है। तो हमने इसके दोष को हमने पढ़े, दोष को हमने आज समझा, है ना। समवाय विधि के गुण को हमने समझा।
और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत फ्रोबेल ने दिया है, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत जो है महात्मा गांधी ने दिया हुआ है, और सहसंबंध का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने, और सामंजस्य का सिद्धांत जो है जॉन डेवी ने दिया है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद हमने जो है इसकी कुछ परिभाषा को हमने देखा, परिभाषा को हमने समझने का प्रयास किया, और इसमें जो मुख्य बातें थी, समवाय विधि, सहसंबंध विधि, सहयोग विधि है, सामंजस्य विधि, इसके जो प्रवर्तक थे वो कहीं ना कहीं हर्बर्ट स्पेंसर हैं, और व्याकरण शिक्षण के लिए ये मानी जा सकती है और उच्च कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया आज की समवाय विधि को समझने का, है ना। एक इस उपनाम से जाने जाते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, तो इन्हीं को आज हमने समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी जो है ये समझ में आ गया होगा, और समवाय विधि अगर पूछा जाता है तो आप इसमें को देख के, इसको समझ के जो है इसमें आप ठीक कर सकते हैं।